Example number 2.8. इसमें क्वेश्चन गिवन है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज इक्वल टू 50 T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 degree centigrade. So the question is given as the temperatures of two bodies measured by a thermometer are T1 is equal to 20 plus minus 0.5 degree centigrade and T2 is equal to 50 plus minus 0.5 degree centigrade. Calculate the temperature difference and the error in the measurement. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, दो थर्मोमीटर से, उन दो थर्मोमीटर्स की हेल्प से डिफरेंट बॉडीज के टेम्परेचर मेजर किए गए। उन टेम्परेचर्स का जो रेंज है वो है कुछ 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द क्वेश्चन वांटेड टू फाइंड अस द डिफरेंस एंड द एरर इन द मेजरमेंट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड एरर इन मेजरमेंट। तो हमें निकालनी है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड एरर इन मेजरमेंट। बताइए कैसे करेंगे, बताइए दो टेम्परेचर दे रखे हैं T1 एंड T2, इनका डिफरेंस निकालना है और उनके डिफरेंस में एरर कितनी होगी ये निकालना है। किया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे। सर 50 में से 20 माइनस कर देंगे और एरर को प्लस कर देंगे। तो अगर हम बात करें t की तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर और द फाइनल वैल्यू व्हाट वी आर डिजायर टू फाइंड दैट t इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। सेकेंड वन हमें निकालनी है एरर कैसे निकालेंगे, अगर दो क्वांटिटीज जो है वो सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, मतलब कि एक क्वांटिटी t जो है वो दो क्वांटिटी के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, तो उनकी एरर्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन होता है। तो यहां पे कितनी दे रखी है हमें, डेल T1 प्लस डेल T2, डेल T इज इक्वल टू डेल T1 प्लस डेल T2, डेल T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 प्लस डेल T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, तो ओवरऑल एरर कितनी आ जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं T प्लस माइनस डेल T की टर्म्स में। T की वैल्यू आई है हमारी 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस डेल T की वैल्यू आई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है वो हमें दे रखा है कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा अगर एक क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी की पावर पे डिपेंडेंसी को शो कर रही है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के पावर पे डिपेंडेंसी कर रही है शो, तो उसमें एरर किस तरह से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इफ z इज इक्वल टू a टू द पावर x, अगर z का जो फॉर्मूला है वो a टू द पावर x है, या फिर z जो है वो हमारा a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 1/2 एंड d की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा है, तो z के अंदर जो एरर होगी वो कितनी होगी। और अच्छे से समझना है, z इज इक्वल टू अगर a की पावर x, b की पावर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर m और d की पावर k, कोई भी डिजिट्स ले लीजिए, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारी z के अंदर एरर कितनी होगी और किस तरह से वेरिएशन को शो कर सकते हैं हम, और देखिए, और हम ले सकते हैं, मान लीजिए z इज इक्वल टू हमारा a की पावर p, b की पावर q डिवाइडेड बाय c की पावर m और d की पावर k। अगर इस तरह से आ जाए,
आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन के साथ में पावर पे भी डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। तो इन केसेस में एरर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दैट ओवरऑल एरर, हाउ मच अमाउंट ऑफ एरर विल बी देयर इन द मेजरमेंट ऑफ z इफ एरर इन a इज del a, इफ एरर इन a इज del a, तो आपकी z में एरर कितनी होगी? तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना, जो अब तक हम कर रहे हैं उसी को फॉलो करना है, बट साथ में जो आपकी पावर है वो पावर से हट करके आगे एरर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए z इज इक्वल टू है हमारा a की पावर x, तो z के अंदर एरर जो होगी डेल z, वो पहले किस पे डिपेंड कर रही थी हमारी? z अपॉन डेल z अपॉन z, रिलेटिव एरर थी ना, वो किसके इक्वल थी? डेल a अपॉन a के इक्वल थी। रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a, बट यहां पे किस पे डिपेंड कर रही है हमारी? a की पावर x पे, तो कुछ नहीं करना है, इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। भाई मान लीजिए अगर हमारा यही होता, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई वाला पढ़ा था हमने, ये होता तो z इज इक्वल टू कितना हो जाता हमारा? डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, यही होता फॉर्मूला। लेकिन अगर इसकी जगह हमें दे दिया जाए z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल है, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। लेकिन इसमें क्या अपग्रेडेशन है? जो पावर ऊपर थी वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो पावर ऊपर थी वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। सो दैट विल बी द रिलेटिव एरर इन द z, 2 times to the error in a, 3 times to the error in b. Now question occur कि sir how we can justify that it is the right method? How we can justify that it is the right method? कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये कैसे किया आपने, हमें एक बार और अच्छे से एलैबोरेट कीजिए, प्रूव करके बताइए। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए, आप खुद भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। z इज इक्वल टू हमने लिखा है a स्क्वायर b क्यूब, लिखा है कि नहीं? अब इसे मैं और किस तरह से लिख सकता हूं? इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एग्री कर पा रहे? a स्क्वायर b क्यूब को a b b b मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल z अपॉन z, रिलेटिव एरर इन z विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस अगेन a प्लस अगेन b अगेन b अगेन b, कॉमन ले लीजिए, डेल ए, अब a को कॉमन लिया तो डेल a डिवाइडेड बाय a कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस डेल b बाय b को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपका? 1 प्लस 1 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो 2 डेल a डिवाइडेड बाय a प्लस 3 डेल b डिवाइडेड बाय b। आ गया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मेथड आपका बुक में नहीं दे रखा है, बुक में डायरेक्ट ये स्टेप लिखी है और अगली स्टेप में ये फॉर्मूला लिख दिया है। इसका जस्टिफिकेशन बुक में मेंशन नहीं है, बट हम इसे जनरल मेथड से समझ सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बड़े आगे चलिए देखते हैं, जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। इन्हें करते हैं थोड़ा सा यहां से मूव। क्वेश्चन विजिबल है सबको? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, कितनी एरर होगी?
डेल जेड अपॉन जेड, बताइए फटाफट। ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 1/2 एंड डी टू द पावर 3/2, कितना आएगा आंसर? बताइए कितना आएगा आंसर? 2 del A upon A, 3 del B upon B। हाँ, फर्स्ट का आंसर डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी बाय बी प्लस 1/2 डेल सी बाय सी प्लस 3/2 डेल डी बाय डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? यस सर। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए, कितनी एरर होगी? रिलेटिव एरर P del A upon A प्लस Q del B upon B वेरी गुड plus M del C upon C plus K del D upon D। वेरी गुड। चलिए फोर्थ वन अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, या ट्राई कीजिए, बेसिक्स को फॉलो कीजिए, जो कंसेप्ट हमने अब तक लर्न किए उन्हें अप्लाई कीजिए। ट्राई कीजिए। जब डिवीजन में होता है तो क्या होती है? पहले तो ये बताइए कि जब भी डिवीजन में कोई होता है क्वांटिटीज तो रिलेटिव एरर क्या होती है? कौन सा रूल फॉलो होता है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? whenever there is division is present, बताइए। डिवीजन का यहाँ पे डिवीजन है ना, बताइए। कम ऑन यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो। अरे बाबा सिखाया था ना कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, एरर्स हमेशा क्या होती है? रिलेटिव एरर, एडिशन होता है रिलेटिव एरर्स का, बताया था ना। चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में यही फॉर्मूला फॉलो होता है। तो सिंपल है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सेम फॉर्मूला होगा, P इंटू डेल ए अपॉन ए प्लस Q इंटू डेल बी अपॉन बी प्लस M डेल सी अपॉन सी प्लस K डेल डी अपॉन डी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम फॉर्मूला होता है। क्लियर है? बढ़े आगे। यस सर। चलिए, तो ये तो था हमारा कि whenever there is a quantities which are depending on the power to the another quantity, how to solve the problems based on the error. So the next topic is significant digits. It is all about the errors. Errors जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे significant digits की। क्लियर है? एरर्स में कोई डाउट हो तो पूछिए। एरर क्लियर है सबको? यस सर। Significant figures और सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोथ आर द सेम थिंग। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स आपके सेम है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड द सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मुझे यहां से जाना है डी मार्ट, अपने स्कूल से जाना है डी मार्ट, ठीक है। तो मुझे बताइए कि मैं जो डिस्टेंस की यूनिट है वो कौन सी कंसीडर करूंगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर या मीटर? किलोमीटर।
मीटर। मीटर इज मोर प्रिफरेबल। कौन सी यूनिट मोर सिग्निफिकेंट है? मीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ मीटर होगा, लाइक 100 मीटर और 150 मीटर ऑलमोस्ट फ्रॉम हियर डीमार्ट इज प्लेस। सो वी सेलेक्टेड अ सिग्निफिकेंट यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट। भाई यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, हम चाहते तो किलोमीटर में भी ले सकते थे, सेंटीमीटर में भी ले सकते थे, मिलीमीटर में भी ले सकते थे, लेकिन हमने मीटर को कंसीडर करा। क्यों? क्योंकि जो मेजरमेंट, जो लेंथ है, वो हमारे हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि मीटर में अगर मेजर किया तो मोर सिग्निफिकेंट होगा, तो हमने वहां पे उन सब में से सेलेक्ट किया मीटर को। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर सिग्निफिकेंट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट। उसी तरीके से कई बार क्या होता है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे जो हमारी न्यूमेरिकल डिजिट्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल डिजिट्स में हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन से डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, जो अपना सिग्निफिकेशन शो कर रहे हैं। अदरवाइज जो कुछ डिजिट्स ऐसे भी होंगे जिनका वहां पे मीनिंगलेस होंगे, जिनका वहां पे कोई रोल नहीं होगा। तो यही टॉपिक हमारा है कि हमें किसी न्यूमेरिकल डिजिट्स में कितने डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है। We have to choose the significant digits, or we can say the meaningful digits which are expressing our measurement, and we have to remove non-significant digits, or there will be few digits will placed in the front of your and the questions, and we have to select significant and non-significant digits. For an example, मान लीजिए हम लिखते हैं 10123.01। तो इसमें लॉजिक क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट का फर्स्ट पॉइंट है। लॉजिक ये कहता है कि अगर आपके जीरोस जो है, यहां पे देखिए 2 जीरोस आ रहे हैं, अगर आपके जीरोस जो है वो नॉन जीरो यूनिट्स के बीच में या नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आ रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। वो भी क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन डेटा, तो आपको क्या करना है? पहले देखना है कि भाई जीरोस कहां पे लाई कर रहे हैं, यहां पे लाई कर रहा है और यहां पे लाई कर रहा है, क्या वो दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं? जी हां, लाई कर रहे हैं। तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? सो दिस वन इज द लो नंबर 1। सेकेंड लो क्या कहता है हमारा? सेकेंड लो ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी मेजरमेंट में आपके जो डेटा आ रहा है उसमें सारे के सारे जो डिजिट्स है वो नॉन जीरो है। फॉर एग्जांपल 2371.67, if there are all the digits are non-zero, then all the digits will be count as a significant. तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह का डेटा दे रखा होता है और उसमें पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर और हाउ मेनी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट सर्च दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ जीरो प्रेजेंट इनटू द डेटा, सो देयर इज नो एनी जीरो। तो अगर आपका डेटा के अंदर कोई भी जीरो नहीं है तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंट एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। सो 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 डिजिट्स आर significant, all the digits are significant. फर्स्ट सेकेंड समझ में आ गया आपको? लो नंबर 1, लो नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं लो नंबर 3 की तरफ। लो नंबर 3 हमारा कहता है if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left to the first non-digit digits are not significant. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके मेजरमेंट में डेसिमल आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरोस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.01723, अगर आपके मेजरमेंट में डेसिमल आ रहा है और उसमें स्टार्टिंग में सारे जीरोस आ रहे हैं, तो जितना भी आपके नॉन डिजिट, फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो से पहले के जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अगर आपको इस तरह का डेटा दिया जाता है 0.01723, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, तो आपको मेंशन करना है 4, ओनली 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एंड हाउ मेनी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, तो आपको मेंशन करना है 2।
2 digits are नॉन सिग्निफिकेंट एंड 4 digits are सिग्निफिकेंट. एक एग्जांपल इसमें दे रखा है हमें 0.002308. तो इसमें भी देखिए आप पहले चीज देखिए जीरोस कहां कहां आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4. फिर देखिए कि क्या कोई ऐसा जीरो है जो दो नॉन डिजिट जीरोस के बीच में आ रहा है. तो देखिए यहां पे दो ये वाला जीरो है, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है. तो हमने अभी लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर कोई जीरो दो नॉन डिजिट जीरोस के बीच में आता है, डिजिट्स के बीच में आता है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट होता है. तो इसको तो हमें बॉदर नहीं करना है. अब बचे हमारे पास ये 3 जीरोस. अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3 कि डेसिमल आ रहा है और मेजरमेंट में आपका नॉन जीरो डिजिट कहां पे आ रहा है? स्टार्टिंग में यहां पे आ रहा है. तो उससे पहले के सारे जीरोस क्या होंगे आपके? नॉन सिग्निफिकेंट. तो यहां पे आप अंडरलाइन कर लीजिए और कह दीजिए 3 डिजिट्स आर और 3 जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट एंड रिमेनिंग 2308 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. क्लियर है आपको? एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? एग्जाम में आपको आ जाएगा अंडरलाइन द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स और आपको दे देंगे 1 2 3 एंड 4. 0.011201 11.12 11.012. इस तरह से आपको ऑप्शंस दे देंगे ए बी सी डी 1 2 3 4. आपको उसमें मेंशन करना है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को. तो आपको यहां पे क्या करना है? आंसर में आपको लिखना है आंसर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 0.011201. फिर यहां पे आपको अंडरलाइन करना है. फिर यहां पे आपको लिखना है 2 zeros of starting are non-significant which are underlined and remaining 11201 are significant digit. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. क्लियर है किस तरह से क्वेश्चन आएगा? कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? सिग्निफिकेंट डिजिट, इस पे बेस्ड आपका 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है फाइनल एग्जाम्स में और यूटीज के अंदर. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है ना? हमें पढ़ना है, टॉपिक सारे कवर करने हैं, हमें सारे टॉपिक्स लर्न करने हैं. क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है. प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. फिर सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आया 11.12. हाउ मेनी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? बताइए. 11.12. हाउ मेनी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? 0. No any non-significant digits are present. All the digits are significant. तो आप लिख देंगे all the digits 11.12 are significant. Third 11.012. 11.012. How many digits are non-significant? 5. 0. All the digits are significant. All the digits are significant. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ. रूल नंबर 3 क्लियर है सबको? अगर आपका डेसिमल आ रहा है और वहां पे जितने भी जीरोस आपके स्टार्टिंग में आ रहे हैं बिफोर नॉन जीरो डिजिट, किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. और उसके बाद अगर कोई जीरो आ रहा है और वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होगा. क्लियर है? बढ़े आगे. चलिए फिर जो है नेक्स्ट हमारा वो कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि द टर्मिनल और टर्मिनेटिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. आर नॉट सिग्निफिकेंट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका मेजरमेंट में आ रहा है 123 मीटर, तो अब देखिए 123 मीटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 12300 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर हम 123,000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं ना. तो इन सारे केसेस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से होंगे आपके? केवल नॉन जीरो डिजिट्स. जितने भी आपके ट्रेलिंग जीरोस है, जितने भी आपके पीछे की तरफ जीरोस है, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. तो इसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है. रिमेनिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Rule number 1, 2, 3 and 4. All the 4 rules are completed. Remaining rules we will continue in our next lecture. आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए.
यस सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पढ़ के आइएगा और कॉम्बिनेशन एरर कंप्लीट हो चुका है उसे भी पढ़ के आइएगा अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। ओके।